हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि यूजीसी नेट के लिए बहुत उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं और उसका हमें मिलान करना है। सुध, जंदौर, आलमगीरपुर, दैमाबाद, गोंडा। तो यहाँ पर कूट दिया है और सही सुमिलित जो है वो देखते हैं कि सुत का गैंडोर जो है दूरस्थ पश्चिम में है, आलमगीरपुर मतलब पूर्वी में है। मतलब ऐसे मैप में देखें तो ये पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है और ये दक्षिणी है और ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। तो यहाँ पर क्या है, दैमाबाद क्या हो गया, दक्षिणी हो गया और उत्तर में क्या हो गया, मांडा हो गया जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ज़िला अखनूर में स्थित है। तो ये जो है एनसीईआरटी से लिया गया। तो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। आलमगीरपुर हमने देखा था कि ये पूरब में है और सुतकांजदौर जो है वो हमारा पश्चिम में है। मांडा जो है वो उत्तरवर्ती में है और दैमाबाद जो है दक्षिण का। तो इस हिसाब से जो है 4, 1, 2, 3 जो है वो यहाँ पर सही हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का महास्नानागार किस पुरातन स्थल पर स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, व्याख्या देखते हैं इसकी। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर है। इस स्थल की खोज जो है 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का महत्वपूर्ण सर्वस्थल विशाल स्नानागार है। यह सुंदर जलाशय 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर क्या है, गहरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों में से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से हमें मिलता है, जहाँ पर यहाँ पर 2 फसलें उगाई गई थीं। तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पीय पुरास्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा की खुदाई में मिले बोए गए खेत से हल से बन आड़ी तिरछी खुरों यानी कूड़ों के निशानों का पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर एक साथ 2 फसलें क्या की जाती थी, बोई जाती थी। राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी ये तरीका क्या है, अपनाया जाता है। अगला देखते हैं। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हड़प्पा काल से। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हड़प्पा काल से ही हमें मूर्ति पूजा का प्रारंभ होता दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देवता एशियाई माइनर के बोगजकोई अभिलेख में उल्लेखित है? मित्र, अरुण, वरुण, नासत्य। यम नहीं है, अग्नि नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण। तो बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर 1400 ईसा पूर्व बोगजकोई यानी एशिया माइनर के अभिलेख में कुछ वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में स्रोतों की कुल संख्या है। तो ऋग्वेदों में स्रोतों की संख्या कितनी है, 1017 है। कितनी है, 1017 है। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 1017 सूक्त हैं। यदि 11 बालखिल्य सूक्तों को भी इसके अंतर्गत कर लिया जाए तो ये ऋग्वेद के कुल सूत्रों की संख्या 1028 हो जाती है। और संभवतः ये बालखिल्य सूक्त जो है परिशिष्ट रूप में है और बाद में जोड़े गए थे। यही कारण है कि अनेक विद्वान इन्हें ऋग्वेद का अंग नहीं मानते और इस वेद की कुल सूक्त संख्या जो है 1017 जो है वो बताते हैं, या 1028 सूक्त मंडल में और 10 मंडल में ये विभक्त है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कही गई हैं? तो प्रजापति हो जाएंगे। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 सूचियां दी गई हैं, उसका हमें मिलान करना है। तो सतलज
सतलज को 2 से मिलाते हैं, शतुद्री हो गई, व्यास जो हो गई बिपाशा हो गई, रावी 2 और 1। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही सुमले थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सतलज का हो गए शतुद्री, व्यास का हो गया बिपाशा, रावी का बितस्ता, चिनाब का असिकनी और झेलम का परुष्णी। तो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, समावर्तन संस्कार किस समय संपन्न किया जाता था। समावर्तन मतलब पूरी विद्या आरंभ हो गई, अब आपको क्या मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, यानी आपको घर लौटने के लिए हुआ करता था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है नामकरण नहीं होगा, शैक्षिक जीवन के आरंभ में भी नहीं है, शैक्षणिक जीवन की परिसमाप्ति पर, यानी कि शिक्षा जब समाप्त हो जाती है उसके बाद हम घर लौटते थे प्राचीन काल में, क्योंकि गुरुकुल में ही पढ़ाई होती थी, तो फिर वापस आते थे, तो उस समय क्या है, समावर्तन संस्कार होता था। व्याख्या देख लेते हैं, गुरुकुल में शिक्षा समाप्त कर लेने के पश्चात विद्यार्थी जब अपने घर लौटता था तब समावर्तन नामक संस्कार संपन्न होता था। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के आश्रम से स्वगृह को लौटना। सामान्यतः इसका संपादन विद्यार्थी के अध्ययन की पूर्ण समाप्ति के पश्चात ही होता था। अगला क्वेश्चन जैन और बौद्ध से है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन है। तो ईश्वर के रूप में हो गया पूजने वाला, तो महायान हो गया। महायान में क्या है, ईश्वर को ईश्वर के रूप में पूजने वाला जो बौद्ध संप्रदाय है वो महायान है। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, परंतु महायान में इन्हें देवता माना गया, इनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा प्रारंभ हुई। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विज्ञानवाद और विख्याता कौन है। तो इनमें से विज्ञानवाद का विख्याता कौन हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वसुबंधु हो गए, वसुबंधु हो गए। विज्ञानवाद के व्याख्याता वसुबंधु हो गए। ईसा की 3वीं शताब्दी में विज्ञानवाद यानी योगाचार की स्थापना मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ने की थी। असंगत तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। वसुबंधु कृत जो है वज्रच्छेदिका नामक ग्रंथ में विज्ञानवाद का विकास दिखाया गया है। यह मत चित्त अथवा विज्ञान की ही एकमात्र सत्ता स्वीकार करता है, जिससे इसे विज्ञानवाद कहा जाता है। योग तथा आचार पर विशेष बल देने के कारण इसे योगाचार कहा गया है। तो विज्ञानवाद के विख्याता वसुबंधु सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनेकावाद किसका विशेष लक्षण है। तो जैन धर्म का। अनेकावाद जैन धर्म का लक्षण है। महात्मा बुद्ध के समान महावीर ने भी वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तथा धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकावाद अथवा स्यादवाद कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म निम्न में से किस में विश्वास नहीं करता है। तो ये विश्वास नहीं करता है व्यूहवाद में। किसमें, व्यूहवाद में ये विश्वास नहीं करता। जैन धर्म स्यादवाद, सत्य भंगी न्याय और न्यायवाद में तो विश्वास करता है, परंतु व्यूहवाद में विश्वास नहीं करता। व्यूहवाद का संबंध जो है भगवत धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पांचरात्र व्यूह का अंग नहीं है। तो यहाँ पर संकर्षण है, प्रद्युम्न है, साम है, अनिरुद्ध, और यह साम जो है वो यहाँ पर जो है
सम्मिलित नहीं है। बाकी संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न ये सारे के सारे हैं। साम्य जो है वो कृष्ण का ही पुत्र था, लेकिन उसको क्या है पंचरात व्यूह में शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। पांचरात मत का विकास जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग हुआ था, जो वैष्णव धर्म का मत था। इस मत के अंतर्गत वासुदेव और उनके स्वरूपों का पूजन, आराधना सन्निहित है। पंचरात व्यूह का अंग साम्य नहीं है। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव पंचरात व्यूह के अंग हैं। तो 5 कौन कौन से हो गए? संकर्षण हो गए, प्रद्युम्न हो गए, अनिरुद्ध हो गए, वासुदेव हो गए। आगे देखते हैं भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। तो भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। जिस यवन राजदूत ने वेशनगर में आकर देवों के देव वसुदेव की अभ्यर्थना में गरुड़ ध्वज खड़ा किया, उसका नाम क्या था? तो यहाँ पर हो जाएगा हेलियोडोरस। हेलियोडोरस में वेशनगर में आकर एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी और शुंग वंश के नवे शासक भागवत या भागभद्र के शासन काल में 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकीटस का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। उसने भागवत धर्म ग्रहण किया था और विदिशा यानी वेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत था? तो यहाँ पर वेंकट कुलशेखर जो हैं वो अलवार संत थे। तमिल प्रदेश के में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संत का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई। पोईकई, पुत्तार, पेयलवार, तिरुमलिशेई अलवार, नम्बालवार, मधुर कवि अलवार, कुलशेखर अलवार, पेरियर लावर, अंडाल, तोणन, दोपोडी अलवार, तिरुप्पान अलवार और तिरुमंगई अलवार। कुलशेखर चेर राजा के उसमें कुलशेखर जो चेर देश का राजा था। आगे देखते हैं। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? पशुपत के तो लकुलीश हो जाएंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्लासिकल लेखकों में से किसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था? तो प्लूटार्क का कहना है, ये प्लूटार्क का। आगे देखते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। तो सेंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है सेंड्रोकोटस। बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया है। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है। तो इस हिसाब से 2, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में वही सारा कुछ है कि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस तथा सेंड्रो हो या एंड्रो दोनों क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। अमित्र घात जो है बिंदुसार का नाम था, जिसका अर्थ होता था शत्रुओं को नाश करने वाला। अशोक को उसके अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी कहा गया है तथा चाणक्य का अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी था। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित विदेशी राजाओं में कौन अशोक का समकालीन नहीं था? तो यहाँ पर जो समकालीन नहीं था वो था डेरियस द्वितीय जो है वो अशोक का समकालीन नहीं था। व्याख्या देखते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में उसके समकालीन विदेशी राजाओं टालमी, फिलाडेल्फस,
जो हैं वो मिस्र के, टालमी फिलाडेल्फस मिस्र के, एंटियोक यानी सीरिया के, अंतिकिन जो है मैसिडोनिया के राजा, उमंग जो है एपीएस तथा अलिक सुंदर जो है सीरीन का उल्लेख है। तो ये 13वां शिलालेख में विदेशी राजाओं का नाम भी उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने कहा है कि मेरे सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो ये पहले में ही कहा गया है, प्रथम शिलालेख था इसका, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी जो प्रजा है वो संतान है, सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इच्छा करता हूँ कि वे सभी अहलौकिक और पारलौकिक हित और सुख से संयुक्त हों, उसी प्रकार सभी मनुष्यों के लिए मेरी इच्छा है। आगे है, मौर्य साम्राज्य 7 वर्गों में विभाजित था। उसका उल्लेख जो है, उसका उल्लेख है, कहाँ पर उल्लेख है? तो ये मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लेख है। मेगास्थनीज सेल्यूकर निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आर्कोसिया को क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री, ये सारे के सारे 7 वर्ग मेगास्थनीज ने बताए थे कि भारतीय समाज में 7 वर्ग हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसके अनुसार मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था? तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जहाज रानी संबंधी विवरण मिलता है। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण मौर्य काल का एक प्रमुख उद्योग था। यह राज्य के नियंत्रण में होता था, जो व्यापार को किराए पर जहाज देता था। नवाध्यक्ष नामक पदाधिकारी व्यापारिक जहाज़ों का नियंत्रण करता था। आगे देखते हैं, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढलवाने का कार्य किसको रूपदर्शक हो गया? क्या हो गया? रूपदर्शक, यहाँ पर जो है लक्षणाध्यक्ष हो गया, रूपदर्शक नहीं, लक्षणाध्यक्ष जो है सिक्के ढलाने का जो करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मुद्रा संचालन का अधिकार राज्य को था। लक्षणाध्यक्ष सिक्के जारी करता था और जब लोग सिक्के बनवाते थे तो उन्हें राज्य को लगभग 1/2 मतलब 13.5% ब्याज जो है रूपिका और परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिला एवं गांव के बीच के स्तर से कर वसूलने के लिए जिम्मेदार होता था? तो मतलब कौन है जो जिला एवं गांव के बीच के स्तर से जो है वसूला करता था कर? तो यहाँ पर हो गया गोप। गोप जो है वही जो है जिला और गांव के बीच के कर वसूली का काम करता था। स्थानिक जिले का शासक होता था, जबकि गोप जो है 10 गांवों के ऊपर शासन करते थे। स्थानिक की अधीनता में गोप कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर एवं संगम काल का। तो भारत में पत्तनों का विवरण हमें दिया गया है। तो पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी जो है वो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा जहाँ पर भी होगा। तो स्ट्रैबो और पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी और टालमी द्वारा दिया गया। तो स्ट्रैबो हो गया, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी के अज्ञात लेखक हो गए और टालमी हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी में उल्लिखित किस पोताश्रय में मोती पाए जाते थे? तो मोती जो है कालची वाले में पाए जाते थे, कालची में। प्लिनी तथा पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी के लेखक दोनों ने इस बात की चर्चा की है कि मोती जो है पांड्य देश के कोलेक्यो यानी कोलची से निकलते थे। तो जो मोती हैं वो कोलची से निकलते थे। आगे है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार और वाणिज्य होता था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रलिप्ति से। ताम्रलिप्ति से ही दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार और वाणिज्य हुआ करता था। आगे है, प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले व्यापारियों को कहा जाता था
तो इनको कहा जाता था नाना देशी। यानी कि प्राचीन समय में जो भी अपने देश के बाहर व्यापार करता था उनको कहा जाता था नाना देशी। आगे है व्यापारिक निगमों तथा श्रेणियों में नाना देशी सर्वाधिक प्रतिष्ठित थे। उनकी पूरी संज्ञा जो है नाना देश या तिशैया तुस्तु एजुस्वर थी और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दास प्रथा के संबंध में जिस स्मृति में सर्वाधिक विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है उसके लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे नारद। नारद में दास प्रथा के संबंध में सर्वाधिक विवरण प्रस्तुत होते हैं। तो नारद जो है स्मृति है दास प्रथा का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। नारद स्मृति में दासों के स्वतंत्र होने की शर्तों का भी वर्णन किया गया है। मतलब दास क्या है, दास बने रहते हुए भी वो अपने आप को स्वतंत्र कर सकते थे, दासता से मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। तो ये भी नारद स्मृति में दिया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस स्मृति लेखक पैतृक संपत्ति के पुत्र का जन्म अधिकार मानता था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा याज्ञवल्क। याज्ञवल्क कहता है कि पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्म, मतलब पुत्र है तो उसका क्या है, जन्म अधिकार मानता था याज्ञवल्क। वेष्टि का तात्पर्य क्या है? तो वेष्टि जो है वो बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी हुआ करती थी, जिसको बेगार भी एक कह सकते हैं। तो वेष्टि हो गया, बेगार हो गया, ये दोनों एक ही हैं। वेष्टि का तात्पर्य बेगार से है, जिसका तात्पर्य बिना भुगतान के करवाई गई मजदूरी से था। प्राचीन भारत में राजा को वेष्टि कराने का अधिकार था। आगे देखते हैं। ब्रह्मक्षत्र शब्द का अर्थ होता है। तो ब्रह्मक्षत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने क्षत्रिय की स्थिति प्राप्त कर ली थी। तो ब्रह्मक्षत्र का अर्थ हो गया ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने क्षत्रिय की स्थिति प्राप्त कर ली थी। व्याख्या देख लेते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय शब्द पूर्व मध्यकाल के कम से कम 5 राजवंशों के साथ लगा हुआ था जो मूलतः ब्राह्मण थे, किंतु बाद में क्षत्रिय हो गए तथा पौरोहित्य को छोड़कर युद्ध करने लग गए थे। अर्घट जो है वो सिंचाई का एक साधन था। क्या? अर्घट जो है सिंचाई का एक साधन हुआ करता था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्मृतिकारों के अनुसार असुर प्रकार के विवाह की विधि थी। तो असुर में क्या है? कन्या को उठाकर यानी तो यहाँ पर उठाने वाला तो नहीं है, तो कन्या का क्रय करके उसके साथ क्या बेचकर जो है उसको असुर प्रवृत्ति का कहा गया है। तो यहाँ पर क्या है? स्मृतियों कारों ने विवाह की 8 विधियों का उल्लेख किया गया है। जब कन्या के माता पिता कन्या प्रदान करने के बदले वर से धन लेते थे तो वह असुर विवाह कहा जाता था। आगे देखते हैं। योगनीपुर किसका प्राचीन नाम है? तो योगनीपुर हमारा दिल्ली का ही नाम है। दिल्ली का ही नाम है। गुलाम वंश के शासक के समय में बलवन पालम बावली अभिलेख में दिल्ली का एक अन्य नाम योगनीपुर भी मिलता है। तो पालम बावली अभिलेख से मिलता है कि दिल्ली का नाम योगनीपुर था। जैन पट्टावलियों में भी के विवरण के अनुसार 1166 ईस्वी में कोई मदन पाल नामक शासक योगनीपुर का शासन कर रहा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निरालंबा सरस्वती यानी सरस्वती अब निराशायी हो गई है कि शोकाभिव्यक्ति किसकी मृत्यु पर की गई थी? तो ये शोकाभिव्यक्ति जो है भोज परमार के लिए की गई थी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी जो है गायन आयन इन सब के लिए काफ़ी जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे है। देवपाल के काल में नालंदा बिहार बनवाने वाले बालपुत्र देव कौन थे? तो ये हो जाएंगे कौन से? यहाँ पर हो जाएंगे सही आंसर हमारा ए ऑप्शन, यानी जावा के शैलेंद्र राजा जो है बालपुत्र देव थे, शैलेंद्र राजा। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा।
आगे व्याख्या देख लेते हैं। तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। बल्लाल सेन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो बल्लाल सेन ने दान सागर की रचना की थी। बल्लाल सेन दान सागर। सेन वंश का शासक बल्लाल सेन स्वयं विद्वान एवं विद्वानों का संरक्षक था। उसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की तथा एक अन्य ग्रंथ अद्भुत सागर का प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर दान सागर हो गया और अद्भुत सागर का भी प्रारंभ किया था। बल्लाल सेन के पुत्र लक्ष्मण सेन ने अद्भुत सागर को पूरा किया था। तो सेन वंशी एक शासक होता है जिसका नाम बल्लाल सेन है। वो अपनी एक पुस्तक लिखते हैं दान सागर, दूसरी भी लिखते हैं अद्भुत सागर, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो फिर उसका पुत्र जो है लक्ष्मण सेन इसको पूरा करता है। आगे देखते हैं, खजुराहो के सुप्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसके? चंदेलों के। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ चंदेल राजाओं के समय में 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अनेक सुंदर एवं भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ये पूर्व मध्ययुगीन वास्तु एवं दक्षिण कला के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। खजुराहो में 25 मंदिर आज भी विद्यमान हैं। ये शैव, वैष्णव तथा जैन धर्मों से संबंधित है। संगमरमर में उत्कृष्टतम अद्भुत कला के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो संगमरमर में उत्कृष्ट उद्भवृत कला के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर स्थित है हमारे दिलवाड़ा के जैन मंदिर। आगे देखते हैं, लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के चलाए गए। तो किन्होंने चलाए गए? तो ये हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन जो है मोहम्मद गौरी ने चलवाया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन चोल राजा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कोकिल विक्रमादित्य। करिकाल आदित्य प्रथम परांतक चोल राजा थे, जबकि कोकिल विक्रमादित्य जो है कल चौरी वंशीय शासक थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारगमन शुल्क समाप्त करने के कारण सुंगन दविर्त विरुद्ध से सम्मानित था? तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सुंगन दविर्त विरुद्ध जो है वो कुलोत्तुंग प्रथम से संबंधित। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम, जिसका समय है 1000 से 70 से लेके 1120 तक, चोल लेखों एवं परंपराओं में उसे शुंडम वर्तिक यानी करों को हटाने वाला कहा गया है, जिसकी लोकप्रियता सूचित होती है। इसी के शासनकाल में जो है 1077 से लेके ईस्वी में 72 सौदागरों का एक जो दूत मंडल है वो चीन गया था, जिसमें चिदम्बरम के मंदिर तथा श्रीरंगम की समाधि का वर्णन करवाया गया था, इसी ने कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? तो बृहदेश्वर तो है, कोरंगनाथ भी है, कैलाशनाथ ये जो है कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूटों से संबंधित है। तो कांची स्थित कैलाश मंदिर जो है राजसिंह शैली चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी राज सिंह के समय से प्रारंभ होता है। इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय इसकी रचना हुई थी। द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं, परिवेष्टित प्रांगण, गोपुल, स्तंभ युक्त मंडप आदि, विमान आदि इस मंदिर में एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। इसके निर्माण में ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल देश में वीर पत्तनों का तात्पर्य क्या है? तो वीर पत्तनों का तात्पर्य वीर बलंगजू व्यापारियों की बस्तियों से, वीर पत्तनों से संबंधित वीर बलंजू व्यापारियों की बस्तियां। चोल देश में वीर पत्तम वीर बलंजू व्यापारियों की बस्तियां थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा टीका का लेखक
मिताक्षरा टीका का लेखक कौन है? तो यहाँ पर विज्ञानेश्वर हो जाएंगे। विज्ञानेश्वर। याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा टीका विज्ञानेश्वर ने लिखा है। विज्ञानेश्वर कल्याणी के शासक विक्रमादित्य षष्ठ के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक काल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चालुक्य। चालुक्य के समय पर महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ से जो है वो हमारा मेडिवल शुरू होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि यूजीसी में नेट में आने की बहुत संभावना है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में।